हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सचेंज रेट। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है एक्सचेंज रेट, इसको समझने के लिए आपको तीन कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि फॉरेन करेंसीज क्या होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है और एंड में एक्सचेंज रेट क्या होता है। नंबर वाइज मैं शुरू करता हूँ और पेपर में कैसे लिखना है मैं हूबहू वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है मैंने, तो आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी। वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। हम सबको ये पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जब भी हम करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी का यूज करना पड़ता है, हम अपनी करेंसी में नहीं कर पाते, ठीक है। द करेंसी ऑफ वन कंट्री is generally accepted within the boundary of that country, but usually it will not be accepted in another country। जो हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री है जब भी वो किसी और कंट्री से ट्रेड करती है तो दूसरी कंट्री की करेंसी देनी पड़ती है या जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है जैसे कि डॉलर, वो देना पड़ता है, ठीक है। अगर हम अपनी करेंसी यूज करेंगे तो आमतौर पे हमारी कंट्री में हमारी करेंसी ही यूज होती है। जो आईएनआर है, इंडिया में आईएनआर ही यूज होगा, बट आईएनआर क्या बाहर भी एक्सेप्ट होगा? हर एक कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होगा, कुछ कंट्रीज में एक्सेप्ट हो सकता है बट हर एक कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होगा, उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी ही चाहिए होगी। Therefore, trade between nations can take place if it is possible to exchange the currency of one country for that of another। तो ट्रेड तभी हो सकता है जब हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरे कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हमें दूसरों की करेंसी चाहिए होगी, ठीक है। अब फॉरेन करेंसीज क्या होता है? फॉरेन करेंसीज एंड claims on them in the form of bank deposits, checks, etc. payable in those currencies is known as foreign exchange। तो जब भी हम मतलब अपने जो बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है या फिर बैंक डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं या फिर जो हमारे चेक्स पड़े हुए हैं, हम जब फॉरेन कंट्रीज में देते हैं तो जो भी हमारे उसके ऊपर क्लेम्स होते हैं, जो भी हमारा एक्सचेंज हो जाता है पैसा दूसरे कंट्री की फॉर्म में, उसे फॉरेन करेंसीज कहा जाता है। समझ की बात? दस द फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू फॉरेन करेंसीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? सिंपल वर्ड्स में फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड एटसेट्रा आर फॉरेन करेंसीज फॉर इंडिया या फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। तो इंडिया में अगर फॉरेन करेंसीज की बात करेंगे तो इंडिया की करेंसी को छोड़ के जो भी करेंसी आ जाती है कोई और कंट्री की, जैसे यूएस का डॉलर आ जाता है या ब्रिटिश पाउंड आ जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे इंडिया में फॉरेन करेंसी ही माने जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉरेन करेंसी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। फॉरेन करेंसी या मतलब सिंपल वर्ड्स में जो किसी और कंट्री की करेंसी, समझ की बात। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज ट्रेडेड। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी जहां पे खरीदी और बेची जाती है, एक्सचेंज की जाती है, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। People buy and sell foreign exchange as a result of international transactions of goods and services and movement of the capital। लोग आपस में जो सेल एंड परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी की, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरे कंट्री बेचते हैं या खरीदते हैं, या मूवमेंट ऑफ कैपिटल की वजह से एक कंट्री में करेंसी आती है या जाती है, ठीक है। द बायर्स एंड सेलर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स आर इंडिविजुअल्स, फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उनमें जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। क्या पता मैं बाहर से कोई सामान मंगवा लूं तो मैं बाहर करेंसी भेज रहा हूँ, या फर्म्स, कंपनियां भी सेल एंड परचेज करती हैं। और फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स जो सिर्फ फॉरेन करेंसी को खरीदने बेचने का काम करते हैं, वो भी आ सकते हैं ब्रोकर्स, जिनके थ्रू आप करेंसी को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स भी आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी ये एक्टिविटी करती है और सेंट्रल बैंक्स भी इसमें आ जाते हैं। लाइक एनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सिस्टम नॉट अ प्लेस। किसी भी मार्केट की तरह जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो एक सिस्टम है, एक सिस्टम या एक सिचुएशन है जहां पे करेंसी को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ये कोई जगह नहीं है। समझ की बात? Sale and purchase of foreign exchange in the foreign exchange market is done at a price which is expressed by the exchange rate। तो अब exchange rate क्या होता है? exchange rate वो रेट है जिस पे करेंसी, फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है या बेची जाती है। तो therefore exchange rate refers to the rate at which the currencies of different countries are traded or exchanged। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट या एक्सचेंज रेट क्या हुआ? वो रेट जिस पे फॉरेन करेंसीज खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं। इन अदर वर्ड्स,
exchange rate is the price of one currency expressed in terms of another करेंसी। हम ये भी कह सकते हैं कि एक करेंसी का दूसरे करेंसी की टर्म्स में क्या प्राइस है। फॉर एग्जांपल $1 का इंडियन रुपीस में प्राइस अभी 82 या 83 या समथिंग चल रहा है, तो डॉलर का प्राइस इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी इतना हो गया। समझ की बात। मोर प्रिसाइसली, एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच करेंसी ऑफ अ कंट्री इज बॉट एंड सोल्ड अगेंस्ट द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो और सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसपे एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज की जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या होता है। In a fixed exchange rate system, the rate of exchange is officially fixed by the central bank of a country by official action। तो फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जिसमें एक्सचेंज रेट कई बुक्स में लिखा है कि सरकार फिक्स करती है और सरकार उसी को मेंटेन करने की कोशिश करती है, और कई बुक्स में सरकार की जगह, गवर्नमेंट की जगह पे सेंट्रल बैंक का नाम लिया हुआ है कि फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसमें जो एक्सचेंज रेट है एक करेंसी का दूसरी करेंसी की टर्म्स में, वो सेंट्रल बैंक फिक्स कर देती है और उसी को मेंटेन करने की कोशिश करती है अपने एक्शन से, जिसको ऑफिशियल एक्शन कहा जाता है। ठीक है। Such a rate does not vary with changes in demand and supply of foreign currencies। तो इस टाइप का रेट जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो मार्केट में डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के चेंज होने से, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने से चेंज अमूमन नहीं होता। समझ की बात। Under fixed exchange rate, the under fixed exchange rate system, the country's central bank stands ready to buy and sell foreign currencies at a fixed price in exchange for domestic price। तो फिर से वही बात इंग्लिश को घुमा के लिख दिया कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक एक फिक्स रेट पे फॉरेन करेंसीज खरीदता है या अपनी करेंसी को बेचता है। समझ की बात। अब थोड़ा सा इंग्लिश चेंज करके लिखना बनता है क्योंकि अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में आएगा, तो अगर आपने एक ही लाइन लिख दी तो फिर नंबर थोड़ा ना आएंगे। टीचर को थोड़ा पेज भी तो भरने हैं ना। समझ की बात। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू होल्ड द एक्सचेंज रेट एट सम प्री अनाउंस्ड लेवल। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक हेड बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर या इंटरवीन करने की कोशिश करता है। तो जो भी वो सोचता है कि इस एक्सचेंज रेट को मैंने मेंटेन करना है, उस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करता है, उसी को फिक्स एक्सचेंज रेट कहा जाता है। इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज इन द फॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो होता क्या है इंटरवेंशन में, जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे तो अब ये सिस्टम खत्म हो गया है, फिर भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आरबीआई ने सोच लिया कि डॉलर इतना ही, डॉलर का रेट मान लो, $1 का रेट मान लो 82 रुपीज बना के रखना है। अगर मार्केट में ये 83 84 चला जाता है, मतलब हमारे को जो है अब 83 या 84 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इस केस में जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो डॉलर को सेल करना शुरू कर देगा मार्केट में, मतलब डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा। जब भी सप्लाई बढ़ाएगा तो डॉलर का रेट गिर के फिर से 82 के करीब आ जाएगा, क्योंकि डॉलर की जो सप्लाई है वो काफी बढ़ गई, मार्केट में डॉलर की वैल्यू गिरेगी। दूसरी तरफ अगर ये डॉलर का रेट 80 चला गया या 82 से नीचे चला गया और गवर्नमेंट चाहती है कि 82 पे रहे, तो डॉलर को बाय करना शुरू कर देगी मार्केट से, ताकि डॉलर की जो सप्लाई है वो मार्केट में कम हो जाए और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, या सॉरी, in order to ensure that the exchange rate stays fixed, the central bank has to hold reserves of foreign exchange or foreign currencies so as to provide foreign exchange in exchange for the domestic currency। अगर किसी भी सेंट्रल बैंक को, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को अगर एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है तो उसके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए ताकि वो मार्केट से खरीद बेच कर सके, क्योंकि अगर मार्केट में सप्लाई डिमांड को नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो एक्सचेंज रेट को फिक्स कैसे कर पाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, द सेंट्रल बैंक बाइज फॉरेन करेंसी एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट व्हेन देयर इज अ एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल्स इट व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर मार्केट में सप्लाई काफी ज्यादा आ गई फॉरेन करेंसी की, तो अगर उसको सेंट्रल बैंक को वो प्राइस मेंटेन करना है, वो एक्सचेंज रेट मेंटेन करना है, तो वो उस एक्सेस सप्लाई को खुद ही खरीद लेगा।
समझ की बात। और अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड आ गई तो जो भी उनके पास फॉरेन करेंसी पड़ी है उनको बेच देगा ताकि रेट ना चेंज हो। However, fixed exchange rate system does not imply that the exchange rate remains absolutely fixed. तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्युटली एक ही जो फिक्स कर दिया सरकार ने वही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में रिवाइज द एक्सचेंज रेट। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जो है रिवाइज करता रहता है सेंट्रल बैंक। बट द रेट ऑफ एक्सचेंज इज चेंज एट एज अ पॉलिसी डिसीजन। तो जो भी एक्सचेंज रेट चेंज किया जाता है वो एक ऑफिशियल जो है डिसीजन माना जाता है, एक पॉलिसी डिसीजन माना जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वन अनदर अगेंस्ट वन अनदर फ्रॉम द एंड ऑफ क्या लिखा है ये मैंने, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमारा भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था अगेंस्ट वन अनदर, मतलब एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है चला। और कब खत्म हुआ? 1970s में खत्म हुआ। तो 1970s के आसपास आके ये सिस्टम खत्म हो गया था और इसकी जो है शेप चेंज हो गई थी, जो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो गई थी। अब ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं इसको फिर से कंक्लूड कर दूं। फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट है जो सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिसाइड कर लेता है कि इतना रखेंगे और उसी के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मतलब चलाने की कोशिश करते हैं बाय द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। और फॉरेन करेंसी को बाय या सेल करके एक्सचेंज रेट को उतना ही रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो है एंड में शुरू हुआ था और 1970s के तकरीबन ये चला था। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जैसे कि नाम है कि सिचुएशन के चेंज होने से चेंज होगा, तो ये एक ऐसा रेट है जो ये एक ऐसा फॉरेन एक्सचेंज रेट है जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है और डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने से चेंज होता रहता है। तो पेपर में कैसे लिखना है इसको वो शुरू करते हैं। In a flexible exchange rate system, exchange rate is left free to be determined in the foreign exchange market by the forces of demand and supply. तो फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट को डिटरमिन किया जाता है मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई फॉरेन करेंसी की क्या है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो भी डिमांड एंड सप्लाई है उसके हिसाब से जो रेट तय किया जाता है उसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। In this system, the central bank allows the exchange rate to adjust to equate the demand and supply of foreign exchange. तो बेसिकली इसमें सेंट्रल बैंक अलाउ करता है कि जो भी मार्केट में डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी होगी उसके हिसाब से जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होगी उसके हिसाब से रेट तय होगा। मतलब ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ये सप्लाई होगी, ये एक्सचेंज रेट तय होगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। समझ के बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली क्लीन फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड और डर्टी फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी दो टाइप का हो जाता है, एक तो क्लीन जहां प्योरली डिमांड सप्लाई पे छोड़ दिया, और एक मैनेज या डर्टी फ्लोटिंग जिसमें सेंट्रल बैंक मैनेज करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है डिमांड एंड सप्लाई कंपोनेंट्स को। In a system of clean floating, central bank stands aside completely and allows exchange rate to be freely determined in the foreign exchange market. तो जो क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो एक ऐसा रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक साइड पे खड़ा हो जाता है, कोई इंटरवीन नहीं करता, डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करने की कोशिश नहीं करता। तो जो भी डिमांड सप्लाई तय करती है वो एक्सचेंज रेट को हम क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। द सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरवीन इन दिस केस, मतलब सेंट्रल बैंक इंटरफेयर नहीं करता। अंडर मैनेज फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू बाय एंड सेल, बाय भी कर सकता है या सेल भी कर सकता है फॉरेन करेंसीज इन एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। तो ऐसा देखा गया है कि डर्टी फ्लोटिंग में इसका मतलब ही यही है कि जो जो कंट्रीज एक्सचेंज रेट को डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करके उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं उसे डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है। नॉर्मली सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स ओनली व्हेन द रेट ऑफ एक्सचेंज becomes rather high और low। तो नॉर्मली एक्सचेंज रेट्स जो हैं सेंट्रल बैंक तभी इंटरवीन करता है जब एक्सचेंज रेट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए या कुछ ज्यादा ही गिर जाए,
ठीक है, ताकि इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन उसकी इकोनॉमी के लिए खराब है. Most of the countries, including India, these days have flexible or floating exchange rate system of the type of managed floating. तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में मैनेज फ्लोटिंग जो है वो सिस्टम पाया जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट बढ़ ना जाए और बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट गिर ना जाए, उसको कंट्रोल करते हैं, बट नॉर्मली साइड पे खड़े रहते हैं और डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलने देते हैं. ठीक है, तो फुली भी नहीं छोड़ देते कि एकदम ही छोड़ दिया. तो मैनेज फ्लोटिंग जो है वो की जाती है, जिसमें एक्सचेंज रेट को बहुत ज्यादा अप या बहुत ज्यादा डाउन जाने से बचाया जाता है, ताकि उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें कोई असर ना आ जाए. ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसीज क्या होती है. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी या डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी. तो फॉरेन करेंसी के ये चार कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा. अलग अलग भी आ सकते हैं एक एक नंबर के. और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. डेप्रिसिएशन, appreciation, devaluation and revaluation are the four concepts relate to change in exchange rate or change in the value of currency vis-a-vis other currencies of the world. तो depreciation, appreciation, devaluation and revaluation ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक्सचेंज रेट में किस तरीके से चेंज आता है अगर हम अपने एक्सचेंज रेट को विद रिस्पेक्ट टू सम अदर करेंसीज चेंज करें. तो यही चार टाइप के चेंजेस आते हैं. तो अब मैं इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा. Changes in the market value of foreign exchange under flexible exchange rate system are referred to as depreciation or appreciation of a currency. तो जब भी हम फ्री मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एक्सचेंज रेट को चेंज होने देते हैं तो उसको एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कहा जाता है. तो अब डेप्रिसिएशन क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं. डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी रेफर्स टू अ फॉल इन द फ्री मार्केट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक currency relative to the currency of other countries in foreign exchange market. डेप्रिसिएशन का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर किसी भी करेंसी की वैल्यू या डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो हम ये कह देते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो गया. इसका एग्जांपल देता हूं आपको. इफ इंडियन रुपी डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट अमेरिकन डॉलर sorry, if Indian rupee depreciates against American dollar, it means that people pay more rupees for a dollar. Example के तौर पे suppose used $1 used to be exchanged for rupees 75, but it now it exchanges for rupees 80 in the foreign exchange market is called depreciation of domestic currency. मान लो $1 75 रुपीज का है मगर वही डॉलर अब 80 रुपीज का हो गया तो हमारी करेंसी की तो डेप्रिसिएशन होगी ना, हमारी करेंसी की तो वैल्यू गिर गई. तो इसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी. दिस मीन्स दैट द इंडियन रुपी हैज बिकम लेस एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन डॉलर. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारी करेंसी है इंडियन करेंसी INR ये डेप्रिशिएट हो गई. ठीक है, समझ की बात. तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डिमांड या सप्लाई की वजह से एक करेंसी की वैल्यू का गिरना विद रिस्पेक्ट टू सम अदर करेंसी. On the other hand, when a change in the exchange rate raises the value of one currency, इससे उल्टा relative to other currencies, the currency is said to have appreciated. तो इसको हम क्या कहते हैं, appreciation होना करेंसी का. तो इसका भी मैंने एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है. Thus, appreciation of currency means a rise in the free market value of domestic currency relative to the currencies of other countries in the foreign exchange market. तो foreign exchange market में एक करेंसी की वैल्यू का बढ़ना with respect to some other currency. तो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है. For example, if Indian rupee appreciates against American dollar, it means that the India will have to pay fewer rupees per dollar. जितने पहले देने पड़ रहे थे रुपीस $1 को खरीदने के लिए उससे कम देने पड़ रहे हैं. एग्जाम्पल के तौर पे if the rate of exchange changes from rupees 80 to 75 per dollar, it means appreciation of Indian rupee becomes appreciation of Indian rupee because
इंडियन रुपी हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन डॉलर। तो मान लो पहले $1 के 80 रुपए हमें देने पड़ रहे हैं, ₹80, अब $1 के 75 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना, तो अब पहले से कम पैसे दे के $1 खरीदना पड़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या इंडियन करेंसी। ये बात याद रखना, जो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन है ये किस वजह से होती है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। द terms of appreciation and depreciations are used when exchange rate is flexible। मतलब flexible exchange rate है, मतलब डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है exchange rate। However, when exchange rates are fixed under the fixed exchange rate system, we use the terms devaluation and revaluation of currency। मगर जब भी exchange rate fixed होता है या fixed exchange rate system होता है, flexible नहीं होता, उसके अंदर जो करेंसी की वैल्यू चेंज होती है उसे revaluation या devaluation कहा जाता है। मैं डिवैल्यूशन और रिवैल्यूशन का एग्जांपल दे रहा हूं। डिवैल्यूशन रेफर्स टू डेलिब्रेट एक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी relative to the currencies of other countries under a system of fixed exchange rates। अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है और $1 मान लो 75 रुपीज का है और वही डॉलर मान लो 80 रुपीज का हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डीवैल्यूएशन कहेंगे। तो डीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर अगर सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद गिरा दे, ठीक है, ऑफिशियल एक्शन से, तो उसे डीवैल्यूएशन कहा जाता है, ठीक है। अ डीवैल्यूएशन takes place when the price of domestic currency under a fixed exchange rate is reduced by official action। official action सरकार की मर्जी से या सेंट्रल बैंक की मर्जी से हमारी करेंसी की वैल्यू को गिरा दिया गया। therefore devaluation of a currency means that the residents of devaluing country पे more for foreign currencies। मतलब पहले 75 रुपीज दे रहे थे $1 के लिए, अब 80 रुपीज दे रहे हैं $1 के लिए। द अपोजिट ऑफ डिवैल्यूएशन इज रिवैल्यूएशन। तो जो डिवैल्यूएशन का अपोजिट है वो रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू एन एक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू रेज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटिव टू अदर करेंसीज अंडर अ सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर अगर सरकार कोई भी ऐसा काम करती है या सेंट्रल बैंक कोई भी ऐसा काम करता है जिसमें मान लो $1 पहले 80 रुपीज का था, अब वही डॉलर मान लो 75 रुपीज का हो गया, तो हमें पहले से कम रुपीज देके एक ही डॉलर खरीदना पड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि हमारी करेंसी की रीवैल्यूएशन हो चुकी है। तो सिंपल वर्ड्स में रीवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कब होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर किस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिटर्मिन किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हम एक्सचेंज रेट को किस तरीके से डिटर्मिन करते हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कैसे डिटरमिन होता है, जहां पे भी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम बन जाता है और इतना इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट हो जाता है। बट अगर आप इतना सा लिखोगे तो पेपर में नंबर थोड़ी ना आएंगे। आपको किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है पेपर में, मैंने उसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। Under flexible exchange rate system, the equilibrium rate of exchange is determined by the forces of demand and supply of foreign exchange। वही वाली बात कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमिन करता है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो डिमांड एंड सप्लाई का मेन रोल रहता है। वी विल एक्सप्लेन दिस बाय टेकिंग टू कंट्रीज मॉडल ट्रेडिंग विद ईच अदर। हम एक्सप्लेन करेंगे कि दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, इसका एग्जांपल लेके चलेंगे। These two countries in our example are India and USA कि आपस में ट्रेड कर रहे हैं। In our model of two countries, rate of exchange is determined by the demand for and supply of American dollars। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डिमांड फॉर अमेरिकन डॉलर्स एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर जो है ये डिटरमिन करेगी कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, ठीक है। विच इज द ओनली फॉरेन करेंसी। तो हमारे लिए तो फॉरेन करेंसी सिर्फ हमारे एग्जाम्पल में यूएस डॉलर ही है ना, अभी के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से।
तो इसमें मैंने फर्स्ट हेडिंग बनाई डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डिमांड फॉर यूएस डॉलर एग्जांपल के हिसाब से। द डिमांड फॉर foreign exchange in a country arises because an importer in this country has to acquire foreign exchange with which with which he can buy foreign goods। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो भी इंपोर्टर है वो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करता है ताकि वो बाहर से गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट करवा सके। सर ठीक है, जब भी हमें फॉरेन गुड्स चाहिए तो हमें तो जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी ना। Demand for foreign exchange arises in order to import goods and services by domestic residents, to purchase financial assets abroad, to undertake investment abroad, to send gifts and grants abroad, etc। तो बेसिकली डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज होती क्यों है? क्योंकि हमें बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है, हमें मतलब रेजिडेंट्स को, या फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने हैं बाहर से, या फिर हमें बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है, या बाहर गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स भेजनी है। तो इसलिए हम फॉरेन एक्सचेंज या फिर डॉलर की डिमांड करते हैं। For instance, the demand for American dollars arise largely because Indian importers importing goods from the United States wish to make payments in dollars. It arises from imports of American goods and services into India। तो सिंपल वर्ड्स में जितने भी हमारे इंपोर्टर्स हैं वो डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने डॉलर दे के ही तो बाहर से गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट करवाना है। तो जब भी हम अमेरिका से कोई सामान खरीदने जाएंगे वो हमें कहेंगे ठीक है हमें डॉलर दे दो और सामान ले जाओ। समझ की बात? द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सचेंज। जो डॉलर की डिमांड है वो जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है उससे असरदार होगी। तो सिंपल वर्ड्स में ये देखा गया है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज वेरीज इनवर्सली विद द एक्सचेंज रेट, मतलब जैसे जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ेगा डॉलर की डिमांड गिरेगी। ठीक है, ठीक है। और अगर एक्सचेंज रेट गिरेगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं एंड वाइस वर्सा कर लेना। As the exchange rate falls, foreign goods become cheaper। जैसे एक्सचेंज रेट गिरता है तो एक्सचेंज रेट गिरना मतलब $1 मान लो 70 रुपए का है, $1 मान लो 65 का हो गया, तो एक्सचेंज रेट गिर गया। ठीक है, तो हमारी क्या हुई, हम इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ा देते हैं, फॉरेन गुड्स हमारे लिए सस्ते हो गए। अब हम बाहर से पहले, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, मान लो $1 पहले था 70, अब $1 चला गया 65। तो हम क्या करेंगे, हम फॉरेन गुड्स की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि जो चीज पहले 70 रुपए में देके $1 की मिल रही थी अब वो 65 देके मिल रही है, विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड देयरफॉर मोर फॉरेन एक्सचेंजेस डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। तो इसकी वजह से जो है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर इससे उल्टा ले लेते हैं तो वो वाइस वर्सा में आप समझ लेना। ठीक है, इससे उल्टा मतलब अगर $1 80 का हो गया तो डिमांड गिर भी जाएगी। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने वाई एक्सेस पे एक्सचेंज रेट लिया हुआ है और एक्स एक्सेस पे डिमांड फॉर डॉलर्स। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन जो मैंने कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाई हुई है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हल्का सा। डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व shows that there is a negative relationship between exchange rate and demand for foreign exchange। तो exchange rate और demand for foreign exchange में negative relation है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। The slope of demand curve depends upon a number of factors like nature of goods imported। तो इसकी जो स्लोप है वो किस पे डिपेंड करेगी कि ज्यादा होगी, कम होगी, कैसी होगी, कि हम किस टाइप के गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज एंड टाइम पीरियड इन्वॉल्व, कि हमारे पास इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज हैं कि नहीं, और कितना टाइम बनेगा, कितना टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए। कई फैक्टर्स होते हैं जो मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है जो फॉरेन एक्सचेंज को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डिटरमिन करने में हेल्प करता है वो होता है सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री टू अदर कंट्रीज। तो सप्लाई कहाँ से आती है, हमारे पास फॉरेन करेंसी आती कहाँ से, जब हम बाकी कंट्रीज में अपना माल बेचने जाते हैं और उनसे उनकी करेंसी ले लेते हैं, तो वहां से सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आती है। तो एक्सपोर्ट करने से आती है। द एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अर्न फॉरेन करेंसी विच दे वुड लाइक टू एक्सचेंज फॉर अ डोमेस्टिक करेंसी। तो वो फॉरेन करेंसी एक्सपोर्टर्स लेके आते हैं और डोमेस्टिक करेंसी से एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सप्लाई ऑफ डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अराइजेज बिकॉज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारे एग्जाम्पल में इंडिया और यूएस की बात चल रही है, तो इंडियंस ने जितना भी एक्सपोर्ट किया माल बाहर, मतलब अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेचे यूएस में जाके, तो उसके बदले जो भी उसको पैसा मिला तो वहां से सप्लाई आ गई डॉलर की। Likewise, the supply of foreign exchange rises when the
foreign tourists come to India and incur expenditure in India, or when foreigners purchase bonds and shares of home country to undertake the investment in India, or when Indian persons working abroad send remittances to their family. तो बाहर से पैसा इसलिए भी आता है कि बाहर से फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और यहाँ खर्चा करते हैं, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, यहाँ शेयर्स बॉन्ड्स खरीदते हैं, या फिर एफडीआई कर देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या फिर जो इंडियंस बाहर काम करते हैं वो अपनी फैमिली को रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं। इस तरीके से भी आ सकता है। तो इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। वाई एक्सिस पे मैंने एक्सचेंज रेट दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ डॉलर्स। तो सप्लाई ऑफ डॉलर्स या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वेरीज डायरेक्टली with the exchange rate, मतलब there is a positive relation. As the exchange rate rises, the supply of foreign exchange increases and vice versa. जब भी डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो जिनके पास डॉलर पड़ा है वो अब ज्यादा डॉलर लेके खर्च के अपने पास ज्यादा बेनिफिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नॉर्मली पॉजिटिवली स्लोपिंग, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स। तो अब इन दोनों डायग्राम को इकट्ठा करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम वहां पे डिटर्मिन होता है जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपस में कट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया ई, और जो ओ आर ई है ये एक्सचेंज रेट तय हो गया, और इतनी क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तय हो गई। तो इसको हल्का से एक्सप्लेन कर लेते हैं। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड एट द पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल। तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर वही होगा जहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कट होंगी। तो हमारे डायग्राम के हिसाब से ये जो है ओ आर ई इज द इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज लिखना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दूं, इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम, ठीक है, शॉर्ट लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज एंड ओ क्यू ई इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब ये जो क्वांटिटी है ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर एक्सचेंज रेट को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर का नाम था फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।